तो नमस्कार दोस्तों, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस एक्साइटिंग एपिसोड में। दोस्तों, आज हम लोग कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे हम लोग सीएनएन भी कहते हैं। डीप लर्निंग के अंदर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है और आज का जो हमारा एजेंडा है, वो होने वाला है। सबसे पहले हम लोग कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क के बारे में इंट्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद थोड़ा-सा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानने की कोशिश करेंगे। एक बार जब हिस्टोरिकल कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग इसका आर्किटेक्चर जानने की कोशिश करेंगे। आखिर में सीएनएन का आर्किटेक्चर कैसा होता है, कौन सी लेयर्स होती हैं, इनके बारे में जानेंगे। उसके बाद ये देखेंगे कि भाई सीएनएन काम कैसे करता है, उसके बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है। उसके बाद ये देखेंगे कि सीएनएन का जो एप्लीकेशन होते हैं वो कौन-कौन से होते हैं, किस लिए यूज़ होते हैं। उसके बाद देखेंगे सीएनएन के वेरिएंट्स और इनोवेशन के बारे में बात करेंगे और ये देखेंगे कि सीएनएन को ट्रेंड कैसे किया जाता है, कौन-कौन से सॉल्यूशन और कौन-कौन से चैलेंजेस उसमें आते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको सॉल्व कैसे किया जाता है, इसके बारे में देखेंगे। उसके बाद ये देखेंगे कि कौन-कौन से टूल और फ्रेमवर्क होते हैं जिनका यूज़ करके हम लोग सीएनएन के अंदर मॉडल को ट्रेन करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे परफॉर्मेंस भी इवैल्यूएशन करना सीखेंगे सीएनएन के अंदर। उसके बाद देखेंगे भाई सीएनएन रिसर्च का फ्यूचर ट्रेंड्स क्या चल रहा है। उसके बाद थोड़ी-सी केस स्टडी करेंगे और उसके बाद हम लोग की टेकअवेज और कंक्लूजन के साथ इस चैप्टर का रैप अप करेंगे। तो आइए देखते हैं इंट्रोडक्शन टू कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, इसका डिफिनीशन है और स्ट्रक्चर ओवरव्यू है, इसके बारे में बात करेंगे। तो कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क रिप्रेजेंट ए पायोटल स्ट्रक्चर इन डीप लर्निंग, particularly excelling in processing data with a grid-like topology such as image। हमें इमेज एनालिसिस करना हो, अगर इमेज रिलेटेड कोई क्लासिफिकेशन करना हो, तो वहाँ पे हम लोग सीएनएन का यूज करते हैं। इसका नाम होता है कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। Their ability to automatically learn spatial hierarchies of feature has revolutionized fields such as computer vision and image recognition। तो कंप्यूटर विजन और इमेज रिकॉग्निशन के जैसे टास्क में इसका हम लोग यूज करते हैं सीएनएन एल्गोरिथम का। डीप लर्निंग के अंदर सीएनएन का यूज क्यों किया जाता है? सीएनएन का यूज हम लोग इमेज क्लासिफिकेशन के लिए, कंप्यूटर विजन के लिए और इमेज रिकॉग्निशन के लिए करते हैं। इसका कुछ खास तरीके का स्ट्रक्चर होता है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें कन्वोल्यूशनल लेयर होती है, पूलिंग लेयर होती है और उसमें कई सारी फुल्ली कनेक्टेड लेयर होती हैं। दिस स्ट्रक्चर फैसिलिटेट द हायरार्किकल फीचर एक्सट्रैक्शन फ्रॉम इनपुट डेटा, इनेबलिंग इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन लर्निंग। जब हमारी इन्फॉर्मेशन हमारी इमेज कई सारे लेयर के थ्रू पास होती है, जैसे कन्वोल्यूशनल हो गया, पूलिंग हो गया या फिर फुल्ली कनेक्टेड लेयर के थ्रू पास होती है, तो उसमें जो हमारा डेटा का एक्सट्रैक्शन होता है, तो इन्फॉर्मेशन पुल करते हैं, वो हम ज़्यादा अच्छे से उसको एनालाइज कर पाते हैं। इसीलिए यह काफ़ी इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम हो जाता है डीप लर्निंग के अंदर फॉर इमेज एनालिसिस, इमेज क्लासिफिकेशन एंड इमेज रिकॉग्निशन। अब थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं भाई कि सीएनएन बना कैसे और सर्वप्रथम यह किसके द्वारा लाया गया, एग्जिस्टेंस इसकी किस वजह से है। ठीक है, तो अर्ली मॉडल्स की अगर बात करें तो इंसेप्शन ऑफ सीएनएन कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द न्यू कॉग्निशन प्रपोज्ड बाय कुनिको फुकुशिमा इन 1980 which laid the groundwork for hierarchical feature learning। तो 1980 में इसका नींव रखा गया, बल्कि हम ये कहेंगे कि 1943 में ही माइकल कुलोस के द्वारा इसका नींव रखा गया था। ठीक है, मैक कुलोस एक वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा इनकी नींव रखा गया था। उसके बाद की घटना ये है। अब इवोल्यूशन ऑफ न्यूरल नेटवर्क, अब इस घटना के बाद न्यूरल नेटवर्क के अंदर इवोल्यूशन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि पहले इसका पृष्ठभूमि बन चुकी थी कि कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क भी कोई चीज़ है। उसके बाद लोगों ने कहा कि अगर इस चीज़ को अगर एग्जिस्टेंस में आ गई है, अगर ये टेक्नोलॉजी एग्जिस्टेंस में आ गई है, तो इसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए। तो 10-15 साल बाद न्यूरल नेटवर्क आया। उसके बाद हमने परसेप्ट्रॉन को देखा। परसेप्ट्रॉन जो कि काफ़ी डीपर आर्किटेक्चर होता है अपने डीप लर्निंग के अंदर, काफ़ी बेसिक आर्किटेक्चर होता है। एएनएन जिसे हम लोग कहते हैं, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, उसके अंदर परसेप्ट्रॉन आता है। ठीक है, इसके अंदर जो ये कॉन्सेप्ट ऑफ है सीएनएन का जो जन्म हुआ वो 1990 में इसका थोड़ा सा इवोल्यूशन होना शुरू हो गया। अब माइलस्टोन इन सीएनएन डेवलपमेंट अगर देखा जाए, द ब्रेक थ्रू मोमेंट फॉर सीएनएन अकर्ड विद द सक्सेस ऑफ लीनेट इन 1990। ठीक है, तो ये लीनेट जो है सीएनएन का एक मॉडल है, ठीक है, जिसका सक्सेस 1990 में शुरू हुआ। तो वहाँ से आपका सीएनएन मॉडल थोड़ा और ऊंचाइयों को छूने लगा, लोग इसके बारे में बात करने लगे। उसके बाद एलेक्सनेट आया 2012 में, दैट डिमॉन्स्ट्रेटेड देयर ट्रेमेंडस पोटेंशियल थ्रू लार्ज स्केल ईमेल क्लासिफिकेशन टास्क। तो सबसे पहले लीनेट आया 1990 में। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब लीनेट का यूज़ करके, चूँकि हम लोग इमेज क्लासिफिकेशन टास्क कर सकते हैं, उन्होंने कहा कि अगर इससे भी बड़े किसी लार्ज डेटा सेट्स ऑफ इमेज को अगर हमें ट्रेंड करना हो, तो हम कौन सा मॉडल यूज़ करेंगे। तो उन्होंने एलेक्सनेट नामक एक मॉडल बनाया 2012 में। उसके बाद धीरे धीरे आगे के वर्षों में इसका धीरे धीरे
विकास होता गया। अब देखते हैं भैया आर्किटेक्चर क्या होता है इसका, सीएनएन का आर्किटेक्चर कैसा होता है इसके बारे में बात करें, कौन-कौन सी लेयर होती हैं इनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले लेयर ओवरव्यू के बारे में बात करते हैं। तो सीएनएन आर कंपोज्ड वेरियस लेयर ईच विथ स्पेसिफिक फंक्शन। इसमें कन्वोल्यूशनल लेयर होती है, वो क्या करती है, फीचर एक्सट्रैक्शन का कार्य करती है, और पूलिंग लेयर्स क्या करती है, डायमेंशनलिटी को रिड्यूस करती है, लीडिंग टू मोर एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे कन्वोल्यूशनल लेयर क्या करती है, फीचर एक्सट्रैक्शन का काम करती है, और पूलिंग लेयर डायमेंशनलिटी रिड्यूस करने का काम करती है। जो हम लोगों ने देखा था कि अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस जो काम करता था, यानी कि अगर हमें अपने डेटा की डायमेंशनलिटी रिड्यूस करनी होती थी तो हम लोग प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस का यूज करते थे। वही काम इमेज एनालिसिस के अंदर अगर हमें डायमेंशनलिटी रिड्यूस करनी है तो अब पूलिंग लेयर के अंदर हम लोग इमेज की डायमेंशनलिटी को रिड्यूस करते हैं। अब दूसरा आता है कन्वोल्यूशनल लेयर। कन्वोल्यूशनल लेयर क्या करती है, फीचर एक्सट्रैक्शन का काम बड़े आराम से करती है। ये कन्वोल्यूशनल लेयर सीएनएन का हार्ट कही जाती है। एट द हार्ट ऑफ सीएनएन आर कन्वोल्यूशनल लेयर दैट अप्लाई फिल्टर्स कर्नल टू द इनपुट डेटा। ठीक है, कन्वोल्यूशनल लेयर के अंदर ही हम लोग इनपुट डेटा के ऊपर फिल्टर लगाते हैं। ये फिल्टर क्या करता है, इनेबलिंग द मॉडल टू कैप्चर लोकल पैटर्न एंड फीचर इफेक्टिवली, इसेंशियल फॉर टास्क लाइक इमेज रिकॉग्निशन। ठीक है, इमेज रिकॉग्निशन टास्क के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग करते क्या है, कन्वर्जन लेयर में हमारा जो इनपुट होता है उसके ऊपर हम लोग फिल्टर या कर्नल लगाते हैं। ठीक है, ये करता क्या है, इनेबलिंग द मॉडल, इससे हम लोगों का लोकल पैटर्न और फीचर को कैप्चर करने में आसानी होती है। हम एक बार फिल्टर अपने इनपुट पे लगा देते हैं, उसके बाद ये काम होता है कन्वोल्यूशनल लेयर में। अब चलते हैं भाई पुलिंग लेयर पे। पुलिंग लेयर में क्या काम होता है, जैसा हमने देखा था पुलिंग लेयर में अगर हमें इमेज की डायमेंशनलिटी को रिड्यूस करना है तो पुलिंग लेयर के थ्रू हम उसको पास करवाते हैं। तो पुलिंग लेयर सर्व टू डाउन सैंपल द फीचर मैप्स जनरेटेड बाय कन्वोल्यूशनल लेयर। ठीक है, कन्वोल्यूशनल लेयर में आपका फीचर एक्सट्रैक्शन तो हो गया। अब उस फीचर एक्सट्रैक्शन के में से कुछ जरूरी फीचर्स को ही लेना है और बाकी को निकाल देना है, यानी कि हमें डायमेंशनलिटी को रिड्यूस करनी है, तो उसके बाद हम उस इंफॉर्मेशन को पूलिंग लेयर के थ्रू गुजारते हैं, सिग्निफिकेंटली रिड्यूसिंग द कंप्यूटेशनल लोड वाइल प्रिजर्विंग एसेंशियल इंफॉर्मेशन, दस इनहेंसिंग परफॉर्मेंस। अब तीसरा नंबर आता है फुल्ली कनेक्टेड लेयर का। ठीक है, इन द फाइनल स्टेज ऑफ सीएनएन फुल्ली कनेक्टेड लेयर इंटीग्रेट लर्नड फीचर एंड आउटपुट क्लास प्रोबेबिलिटी, acting as a traditional neural network to interpret the high level feature derived from previous layer। तो सबसे पहले हमारा जो इनपुट आता है वो कहाँ जाता है, कन्वोल्यूशनल लेयर के पास जाता है, फिर उसके बाद पूलिंग लेयर के पास जाता है, फिर उसके बाद फुली कनेक्टेड लेयर के पास जाता है। कुछ इस तरीके से हमारा डेटा जो है प्रोसेस होता है। अब ये सीएनएन काम कैसे करता है इसके बारे में जान लेते हैं, हाउ सीएनएन वर्क, इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या क्या है। तो सबसे पहले आता है कन्वोल्यूशनल ऑपरेशन। इसमें क्या होता है, द कन्वोल्यूशनल ऑपरेशन इन्वॉल्व स्लाइडिंग ए फिल्टर ओवर द इनपुट डेटा। जैसे मैंने कहा ना, इनपुट डेटा के ऊपर हम लोग फिल्टर या कर्नल को पास करते हैं, क्यों, क्योंकि हमें जरूरी इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना होता है। उसके लिए ये क्या करता है, जब हम लोग फिल्टर ले जाते हैं तो उसका मैथमेटिकल में फॉर्म में कंप्यूटेशन कैसे होता है। तो जब फिल्टर हम लोग अपने इनपुट के ऊपर ले जाते हैं तो कंप्यूटिंग डॉट प्रोडक्ट टू कैप्चर लोकल पैटर्न। ठीक है, मैट्रिक्स के अंदर डॉट प्रोडक्ट होता है और डॉट प्रोडक्ट के बाद जो रिजल्ट आता है उसे हम लोग स्टोर कर लेते हैं फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। ठीक है, दिस ऑपरेशन इज क्रूशियल फॉर डिटेक्टिंग स्पेशल फीचर सच एज एज एंड टेक्सचर विच फॉर्म द बेसिक इमेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो कन्वोल्यूशनल ऑपरेशन के अंदर ही आपका बेसिकली फीचर एक्सट्रैक्शन होता है। हम लोग इनपुट के ऊपर फिल्टर या कर्नल चलाते हैं और जो इनपुट डेटा होता है उसके ऊपर हम लोग फिल्टर चलाते हैं, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट से जो रिजल्ट आता है वही हमारा फीचर होता है, जिसे हम लोग नेक्स्ट लेयर में पास करते हैं। ठीक है, अब दूसरा 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 आता है फीचर मैप्स। ये क्या होता है, फीचर मैप आर द इनपुट ऑफ कन्वोल्यूशनल ऑपरेशन। ठीक है, फीचर मैप्स आर द आउटपुट ऑफ द कन्वोल्यूशनल ऑपरेशन representing activated pattern from the input data. They contain valuable spatial hierarchy about various features, forming the foundation of subsequent layer to build option। वही मैंने कहा कि यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट होकर निकलती है वो जाती है फीचर मैप के अंदर, उसका फीचराइजेशन होता है। उसके बाद उस पर हम लोग एक्टिवेशन फंक्शन लगाते हैं। एक्टिवेशन फंक्शन जैसे रेलवे एक्टिवेशन फंक्शन हो गया या फिर सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन हो गया, सॉफ्ट मैक्स एक्टिवेशन फंक्शन हो गया। इनका यूज हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोग अगर हमें अपने न्यूरॉन को एक्टिवेट करना होता है, एक्टिवेशन फंक्शन ये डिसाइड करता है कि कौन सा न्यूरॉन एक्टिवेट होगा, कौन सा न्यूरॉन एक्टिवेट नहीं होगा। ठीक है, तो एक्टिवेशन फंक्शन सच एज रेलू एंड सिग्मॉइड इंट्रोड्यूस नॉन लिनियरिटी टू द मॉडल। रेलवे एक्टिवेशन फंक्शन का यूज हम लोग अपने मॉडल के अंदर नॉन लिनियरिटी को इंट्रोड्यूस करने के लिए करते हैं।
allowing CNN to learn complex pattern beyond more linear mappings। अगर सभी के सभी डेटा linear रहेंगे तो linear input linear hidden layer में भी रहेगा और linear output layer में भी रहेगा, तो वहाँ से information extract नहीं हो सकती है। इसीलिए हम लोग linearity से हट करके अगर हमें अपने डेटा में, अपने मॉडल में नॉन लिनियरिटी इंट्रोड्यूस करना है ताकि हम इफेक्टिवली अपने डेटा की जो इन्फॉर्मेशन उसको कैप्चर कर सकें, उसमें से इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकें, तो वहाँ पे हम लोग एक्टिवेशन फंक्शन का यूज करते हैं। ईच फीचर मैप इज एक्टिवेटेड टू डिसर्न विच पैटर्न आर रिलेवेंट। अब आता है बैक प्रोपोगेशन का काम। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है बैक प्रोपोगेशन भी। बैक प्रोपोगेशन इज इसेंशियल एल्गोरिथम फॉर ट्रेनिंग CNN, allowing them to minimize error by updating weights throughout the network effectively. It utilizes gradient descendant to refine model parameters systematically। तो देखिए दोस्तों क्या होता है, एक बार हमारा फॉरवर्ड प्रोपोगेशन होता है, दूसरा होता है बैक प्रोपोगेशन। इन दोनों का जो सम होता है उसे हम लोग इपोक कहते हैं। एक इपोक के अंदर हमारा जो इन्फॉर्मेशन होती है एक चक्कर आगे जाती है, एक चक्कर पीछे जाती है, ठीक है। तो हम जब ट्रेनिंग अपना पूरा करते हैं तो एक बार हम लोग रिजल्ट चेक करते हैं। हम लोग देखते हैं कि जो हमारा आउटपुट आया है वो वैल्यू और जो प्रेडिक्टेड वैल्यू है उसके बीच में डिफरेंस कितना है। अगर वो डिफरेंस ज़्यादा रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, बैक प्रोपोगेशन करते हैं। बैक प्रोपोगेशन मतलब हम फिर से बैक जा करके जो अपना पैरामीटर होता है, जो वेट होता है, उसको एडजस्ट करते हैं। एडजस्ट करने के बाद फिर से हम लोग रीआइट्रेट करते हैं। ये रीआइट्रेशन का प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक हमारी एरर मिनिमाइज नहीं हो जाती है। तो बैक प्रोपोगेशन के अंदर हम लोग ऑप्टिमाइजेशन का यूज करते हैं ताकि हमारी एरर कम से कम हो जाए, और यहाँ पे हम लोग लॉस फंक्शन भी कैलकुलेट करते हैं। अगर आपका क्लासिफिकेशन का मॉडल है तो वहाँ पे बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी लॉस यूज होगा। अगर रिग्रेशन रिलेटेड टास्क करना है तो वहाँ पे आपका मीन स्क्वायर एरर लॉस फंक्शन कैलकुलेट करके हम लोग उसका वैल्यू प्रेडिक्ट करेंगे, ठीक है। अब कुछ CNN के कॉमन एप्लीकेशन है उनको देख लेते हैं। जैसे इमेज क्लासिफिकेशन हो गया, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन हो गया, या इमेज सेगमेंटेशन हो गया, और फेशियल रिकॉग्निशन। ये आपके CNN के कुछ कॉमन एप्लीकेशन होते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं CNN वेरिएंट्स एंड इनोवेशन। जैसे हमने कहा कि CNN के कौन कौन से वेरिएंट्स होते हैं, अभी हमने पढ़ा लीनेट के बारे में पढ़ा था और LXNet के बारे में पढ़ा था, और भी होते हैं, उनके बारे में एक एक करके थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। तो लीनेट क्या है और ये किसके द्वारा डेवलप किया गया था, इसका काम क्या होता है और क्यों डेवलप किया गया था, इसके बारे में देखते हैं। तो लीनेट डेवलप्ड बाय यान लीकुन। लीनेट वाज वन ऑफ द फर्स्ट CNN डिजाइन फॉर हैंडराइटिंग रिकॉग्निशन। इट्स सिंप्लिसिटी laid the groundwork for feature architecture by demonstrating the efficacy of convolutional layers। तो ये हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन के लिए इस मॉडल का यूज किया गया था, और ये ली कुन के द्वारा इसको बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद दूसरा मॉडल आता है अपना LXNet। LXNet dramatically advanced the field of CNN by winning the ImageNet competition in 2012। Its innovation used ReLU and dropout techniques showcased how deeper models could yield improved result। उसके बाद अपना LXNet था, वो ज़्यादा नंबर्स ऑफ इमेज के डेटा को प्रोसेस करने के लिए यूज होता है, ज़्यादा नंबर्स ऑफ इमेज के डेटा को क्लासीफाई करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। पहले आया था आपका लीनेट, जिसका यूज हम लोग हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन के लिए करते थे। अब यहाँ पे इमेज क्लासिफिकेशन के लिए LXNet का यूज किया गया, जिसके लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा सेट का यूज किया गया था। अब आता है VGNet। VGNet क्या होता है? VGNet बिल्ट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ LXNet। इसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन है, ठीक है। पुशिंग फॉर डीपर आर्किटेक्चर वाइल मेंटेनिंग सिंपलर आर्किटेक्चर थ्रू द यूज ऑफ स्मॉल 3x3 फिल्टर्स। और उसके बाद आता है RESTnet। रिसर्चर्स क्या होता है ना कि पहले एक मॉडल इन्वेंट करेंगे, उसमें देखेंगे कोई कमी है तो उसके बाद दूसरा मॉडल इन्वेंट करेंगे, फिर देखेंगे कोई कमी है तो तीसरा मॉडल इन्वेंट करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद अगला, इस तरीके से हर बार वो उसका अपडेशन होता रहता है। अब RESTnet की बात आ गई। RESTnet इंट्रोड्यूस रेसिडुअल कनेक्शन टू द एड्रेस द वेनिसिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम इन डीप नेटवर्क। तो देखो VGNet आया, वो LXNet से भी एडवांस था। अब RESTnet का यूज क्यों किया गया? क्योंकि इन्होंने देखा कि VGNet में और भी जो अन्य मॉडल है, इसमें हम लोगों ने वेनिसिंग ग्रेडियंट की समस्या को देखा था। उसी वेनिसिंग ग्रेडियंट की समस्या को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे RESTnet को इंट्रोड्यूस किया गया, क्योंकि यह वेनिसिंग ग्रेडियंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। फैसिलिटेट द ट्रेनिंग ऑफ नेटवर्क विथ 100 ऑफ लेयर्स, thus pushing the boundary of CNN performance। उसके बाद आता है इंसेप्शन नेटवर्क। इंसेप्शन नेटवर्क ऑप्टिमाइज इफिशियंसी बाय इंप्लीमेंटिंग पैरेलल कन्वोल्यूशन एट वेरिंग फिल्टर साइज, enabling the model to capture multi-scale features and improving computational performance। अब आते हैं भाई ट्रेनिंग CNN, चैलेंज और सोल्यूशन इसके अंदर क्या क्या आते हैं।
तो सबसे पहला जो चैलेंज आता है वो डेटा सेट रिक्वायरमेंट्स। इसके अंदर किस टाइप की डेटा की रिक्वायरमेंट होती है उसके बारे में जान लेते हैं। हाई क्वालिटी डाइवर्स डेटा सेट आर क्रूशियल फॉर इफेक्टिव CNN ट्रेनिंग। However, obtaining label data can be challenging, necessitating various data augmentation strategy to enrich learning and minimize biases। तो यहाँ पे आपको हाई क्वालिटी डाइवर्स डेटा सेट की आवश्यकता होती है CNN को वेल ट्रेंड करने के लिए। अब ओवरफिटिंग की समस्या इसमें आती है। ओवरफिटिंग क्या होता है? जिसमें हमारा मॉडल ट्रेनिंग डेटा पे अच्छा परफॉर्म करता है लेकिन टेस्टिंग डेटा पे अच्छा परफॉर्म नहीं करता है, और अंडर फिटिंग में हमारा मॉडल ना ट्रेनिंग डेटा पे अच्छा परफॉर्म करता है ना तो टेस्टिंग डेटा पे अच्छा परफॉर्म करता है। ठीक है, अब आता है रेगुलराइजेशन टेक्निक। इसमें L1 और L2 दो तरीके की रेगुलराइजेशन टेक्निक होती है। L2 को हम लोग रिज रिग्रेशन करते हैं और L1 को लासो रिग्रेशन करते हैं। ठीक है, ओवर फिटिंग की समस्या को सॉल्व करने के लिए ही हम लोग रेगुलराइजेशन टेक्निक का यूज करते हैं। Helps to prevent overfitting by penalizing large weight, thus stabilizing the model throughout its training phase। ठीक है, जिनका लार्ज वेट होता है उनको हम लोग पेनलाइज करते हैं। इस तरीके से हम लोग ओवरफिटिंग की समस्या को सॉल्व करते हैं यूजिंग रेगुलेशन टेक्निक इन कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। अब लर्निंग रेट का एडजस्टमेंट करके भी हम लोग चैलेंज को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? ऑप्टिमाइजिंग द लर्निंग रेट इज क्रिटिकल इन ट्रेनिंग CNN। एडजस्टिंग द लर्निंग रेट डायनेमिकली थ्रू टेक्निक लाइक लर्निंग रेट डीके इंश्योर दैट द मॉडल कन्वर्ज इफिशिएंटली विदाउट ऑसिलेशन। तो लर्निंग रेट को भी एडजस्ट कर सकते हैं, वेट को भी एडजस्ट कर सकते हैं, और जो ओवरफिटिंग में और भी जो प्रॉब्लम आती हैं उनको अन्य भी टेक्निक का यूज करके हम लोग ओवरफिटिंग की समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो टूल्स एंड फ्रेमवर्क फॉर इम्प्लीमेंटिंग CNN। कौन कौन से टूल और फ्रेमवर्क होते हैं जिनका यूज करके हम लोग CNN को इम्प्लीमेंट करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो पहले आता है टेंसरफ्लो। टेंसरफ्लो क्या होता है? ये भी फ्रेमवर्क है। पाईटार्च ये भी फ्रेमवर्क है। अब ये थोड़ा सा इनके बारे में इंट्रोडक्शन हम लोग देख लेते हैं। टेंसरफ्लो है क्या? एन एंड टू एंड ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म। टेंसरफ्लो सपोर्ट्स बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग सोफिस्टिकेटेड CNN मॉडल थ्रू इट्स वर्सेटाइल इकोसिस्टम दैट इंक्लूड हाई लेवल API लाइक Keras। अब Keras क्या होता है? Keras now integrated with TensorFlow provide a user friendly API that abstract complexity, enabling rapid prototyping of deep learning model with seamless customization option। PyTorch क्या आता है? PyTorch renowned for its flexibility and dynamic computation graph, catering to researchers and developers alike, particularly in developing novel CNN architecture quickly। अब आता है यहाँ पे कैफे। कैफे इज टेलर्ड फॉर स्पीड एंड इफिशियंसी, मेकिंग इट सुटेबल फॉर डिप्लॉइंग CNN इन प्रोडक्शन इन्वायरमेंट, स्पेशली इन सिनेरियो रिक्वायरिंग रियल टाइम परफॉर्मेंस। अब आता है ओपन सीवी। ओपन सीवी क्या होता है? ओपन सीवी ब्रिज कंप्यूटर विजन एंड डीप लर्निंग। कंप्यूटर विजन और डीप लर्निंग के बीच में ब्रिज का काम करता है, प्रोवाइडिंग टूल्स एंड लाइब्रेरी दैट फैसिलिटेट द इंटीग्रेशन ऑफ CNN इन इमेज प्रोसेसिंग एंड एनालाइज एप्लीकेशन। तो यहाँ पर टेंसरफ्लो, पाईटार्च ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन्हीं लोगों का आजकल यूज हो रहा है। अब हम लोग परफॉर्मेंस इवोल्यूशन इन CNN देखेंगे, कैसे हम लोग CNN के अंदर परफॉर्मेंस को इवोल्यूशन करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो मैट्रिक्स फॉर इवोल्यूशन, इवोल्यूशन के लिए कौन कौन सी मैट्रिक्स यूज करते हैं उनके बारे में देखते हैं। तो क्वांटिफाइंग CNN परफॉर्मेंस रिक्वायर्स ए सेट ऑफ इवोल्यूशन मैट्रिक्स टेलर फॉर स्पेसिफिक टास्क। कॉमन मैट्रिक्स इंक्लूड एक्यूरेसी मैट्रिक्स हो गया, प्रिसीजन मैट्रिक्स हो गया, रिकॉल मैट्रिक्स हो गया, या F1 स्कोर मैट्रिक्स हो गया। इन सभी का यूज हम लोगों ने मशीन लर्निंग एल्गोरिथम के अंदर भी एक्यूरेसी को चेक करने के लिए हमने किया था। अब कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्या है? ए कंफ्यूजन मैट्रिक्स इज ए क्रिटिकल टूल फॉर असेसिंग क्लासिफिकेशन परफॉर्मेंस, डिटेलिंग द नंबर ऑफ एक्यूरेट एंड इनएक्यूरेट प्रेडिक्शन अक्रॉस द ईच क्लास। ठीक है, इनएक्यूरेट और एक्यूरेट कितने प्रेडिक्शन हुए हैं उनको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग कंफ्यूजन मैट्रिक्स का यूज करते हैं, दस एडिंग इन डायग्नोजिंग मॉडल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। अब प्रिसीजन क्या होता है? प्रिसीजन क्या होता है? Precision measure the accuracy of positive prediction made by model. A high precision indicates that significant number of predicted positive are indeed relevant with the crucial in application like medical diagnosis। इसमें ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव एंड फॉल्स नेगेटिव का यूज होता है प्रिसीजन के अंदर। और रिकॉल के अंदर क्या होता है? रिकॉल एक्सेस द मॉडल एबिलिटी टू आइडेंटिफाई ऑल रिलेवेंट स्टेट्स इन द डेटा सेट। हाई रिकॉल इज particularly important in health related application where फेलिंग टू डिटेक्ट ए कंडीशन कैन हैव सीरियस इम्प्लीकेशन। तो मेडिकल के अंदर ये काफ़ी सेंसिटिव होता है। ठीक है, इस क्योंकि अगर मेडिकल ट्रीटमेंट हम लोग कर रहे हैं या मेडिकल रिलेटेड कुछ प्रिडिक्शन कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा भी गलती होने पर यह काफ़ी सीरियस इश्यू कर सकता है। इसीलिए प्रिसीजन, रिकॉल एंड इवोल्यूशन जो हमारे मैट्रिक्स होते हैं उनको बेसिकली हमें सावधानी के साथ यूज करना होता है।
F1 स्कोर क्या होता है? द F1 स्कोर हार्मोनाइज्ड प्रिसीजन एंड रिकॉल इनटू ए सिंगल मैट्रिक, प्रोवाइडिंग ए बैलेंस्ड असेसमेंट ऑफ मॉडल परफॉर्मेंस, स्पेशली इन सिनेरियो विथ इम्बैलेंस्ड क्लास डिस्ट्रीब्यूशन। अब फ्यूचर ट्रेंड इन CNN रिसर्च, इसके बारे में देख लेते हैं क्या क्या है। तो ट्रांसफर लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेनेबल एआई भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रियल टाइम प्रोसेसिंग क्या होती है, एंड पोटेंशियल एप्लीकेशन इन इमर्जिंग फील्ड, इसके बारे में बात करते हैं। तो ट्रांसफर लर्निंग क्या होती है, इसके बारे में बात करते हैं। ट्रांसफर लर्निंग इज ए गेनिंग मोमेंटम, allowing models to leverage knowledge from previously learned task on new task with limited training data, which can significantly expedite deployment process। तो ट्रांसफर लर्निंग में क्या होता है, हम ऑलरेडी ट्रेंड मॉडल को लेते हैं और अगर हमें कुछ नया टास्क करवाना है, ठीक है, कुछ हमें क्लासिफिकेशन का टास्क करवाना है, तो उसके लिए हम लोग अपना नया मॉडल नहीं बनाते हैं, हम लोग ऑलरेडी ट्रेंड मॉडल को लेते हैं, उसी मॉडल का यूज़ करके हम लोग क्लासिफिकेशन का टास्क करवाते हैं। मतलब हम लोग एक मॉडल जो कि ऑलरेडी ट्रेंड हो गया है, उसकी लर्निंग को ट्रांसफ़र कर देते हैं नए डेटा को, क्लास को प्रेडिक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग ट्रांसफर लर्निंग कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं। अब एक्सप्लेनेबल एआई क्या होता है? As AI system mature, the push towards explainable AI aims to enhance clarity in how CNN reach their decisions, fostering trust and accountability in critical applications such as healthcare। हेल्थकेयर के अंदर एक्सप्लेनेबल एआई का यूज़ किया जाता है। रियल टाइम प्रोसेसिंग के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं, एंड अन्य जैसे कि आपका रोबोटिक्स हो गया, ऑगमेंटेड रियलिटी हो गया, स्पेस एक्सप्लोरेशन हो गया, यहाँ पे भी हम लोग CNN का यूज़ कर सकते हैं। अब केस स्टडी के बारे में बात करेंगे, सक्सेसफुल CNN एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे हुए हैं। तो रिव्यू ऑफ नोटेबल प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं? न्यूमरस ऑर्गेनाइजेशन हैव सक्सेसफुली डिप्लॉयड CNN फॉर इम्पैक्टफुल प्रोजेक्ट्स रेंजिंग फॉर हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक हो गया या फिर ऑटोनोमस ड्राइविंग हो गया, ठीक है, इन सभी जगह हम लोग CNN का यूज़ कर सकते हैं। अब these implemented result yield sustainable result including improved accuracy in clinical diagnostic and enhanced object detection capability in autonomous system। ठीक है, अब देखते हैं हम लोगों ने आज क्या क्या जो भी हमने पढ़ा है उसका हम थोड़ा सा कंक्लूजन कर देते हैं। तो समरी ऑफ CNN concept, convolutional neural network have reshaped our understanding and application of deep learning, providing powerful tools for interpreting complex data structure, especially in image. Importance in AI development. As CNN continue to evolve, they will be the forefront of AI advancement, driving innovation from automated system to advanced analytical capability across the different sectors. Future direction क्या है? Looking ahead, continued research and innovation will be propel CNN development towards solutions that address current limitation and unlock new possibility across various industries। तो ये रहा दोस्तों हमारा आज का CNN के बारे में कंप्लीट थ्योरेटिकल डिटेल्स। नेक्स्ट लेक्चर में या आगे के एपिसोड में हम लोग CNN का प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे, CNN का हम लोग हैंड्स ऑन भी करके देखेंगे। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप लर्निंग मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग।